हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फाइलम एस्कीहेलमिंथीज और फाइलम एनेलिडा। जिस तरीके से अभी हमने और सारे फाइलम को अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे मेंशन किया, उसी तरीके से आज इस वीडियो में भी हम फाइलम के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और उनके फीचर्स के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि एस्कीहेलमिंथीज और एनेलिडा के अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो हमें जानने चाहिए, जो हमारे नीट एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ में हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम तो खैर 11th में आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन के अंदर जब हम दोबारा से इसको पढ़ने जाते हैं तो हमें नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। इसीलिए जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं उसे आप ज़रूर याद रखिए, उसे किसी नोट्स में आप नोट कर लीजिए। और अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप मेरी हैंडबुक भी यूज़ कर सकते हैं, विधान हैंडबुक बायोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक नए फाइलम के बारे में, फाइलम एस्कीहेलमिंथीज के बारे में। फाइलम एस्कीहेलमिंथीज की अगर हम बात करें तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर माना जाता है जिसका नाम है एस्कैरिस। एस्कैरिस की अगर हम बात करते हैं तो आप अक्सर जो है इसका इस्तेमाल प्रैक्टिकल में भी करते हैं। जनरली एस्कैरिस मेल और एस्कैरिस फीमेल दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों जो होते हैं उनका जो शेप होता है या साइज़ होता है, दोनों का जो साइज़ होता है वो दरअसल दोनों का अलग अलग होता है, सिमिलर नहीं होता है। अगर हम स्पेशल फीचर की बात करें इस फाइलम के बारे में, तो इसका सबसे ज़्यादा स्पेशल फीचर इसको बनाता है वो बनाता है इसका मैस्कुलर फरिंग्स। इसका जो मैस्कुलर फरिंग्स होता है वो दरअसल इसके फूड मटेरियल्स को जो है, जानते हो, अगर कहीं पे भी मस्कुलर वर्ड आ जाता है तो आप पहली चीज़ तो ये दिमाग में लगा लीजिएगा कि मस्कुलर वर्ड का मतलब वहाँ मूवमेंट होगा, और जिस चीज़ में मूवमेंट होगा वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मैस्कुलर फरिंग का इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि फूड को पीछे की तरफ पुश करते हैं ताकि वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर जा सके। तो इसीलिए यहाँ पे आपको मैस्कुलर फरिंग्स नाम का एक स्पेशल फीचर देखने को मिल सकता है। साथ में अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल राउंड शेप की होती है, गोल गोल होती है। मतलब बिल्कुल जैसे आप एक बॉडी देखते हैं केचुए की, अर्थवॉर्म की देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बॉडी होती है। इसीलिए दरअसल ये बाइलैटरल सिमेट्रिकल शो करते हैं। बाइलैटरल सिमेट्रिकल वैसे मैंने फ्लैट बॉडी में बताया है, लेकिन इनकी बॉडी ऐसी होती है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई स्पॉट्स वगैरह हो गए, या जैसे अर्थवॉर्म में हम लोग देखते हैं कि बीच से बॉडी आपकी डिवाइड करती है क्योंकि आई स्पॉट्स वगैरह मौजूद होते हैं वहाँ पे। तो इसी तरीके से इनकी भी बॉडी होती है जो कि जनरली आपकी डिवाइड हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो सीलोम पाया जाता है वो सबसे स्पेशल टाइप का सीलोम पाया जाता है, जो केवल और केवल इन्हीं मेंबर्स के अंदर हमको देखने को मिलता है, जिसका नाम है स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में भी हम डायग्राम के साथ में बात आपसे करेंगे, लेकिन साथ में हम इसके बारे में और भी बताते चले कि इनकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है, इसीलिए हम इनको राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। दरअसल बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये निमेटोड का काम करते हैं, और ये निमेटोड जो होते हैं वो दरअसल प्लांट को डैमेज करते हैं। तो बहुत सारे प्लांट और एनिमल के अंदर भी ये पैरासाइट जैसा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेने का काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये देखने को मिल जाते हैं। इनके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब कि एक्सक्रीशन के लिए ज़रूर यहाँ पे आपको एक पोर्स देखने को मिल जाता है। जैसे अभी तक हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में अभी इसके जस्ट पीछे बात की हमने, जिसके अंदर हमने फ्लेम सेल को देखा, तो यहाँ पे आपको एक एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल दिखने में आपको नेफ्रीडिया जैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि अभी इसके आगे हम जो नेक्स्ट फाइलम पढ़ने वाले हैं वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है नेफ्रीडिया। क्या है? नेफ्रीडिया। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमें फ्लेम सेल देखने को मिला था। तो लेकिन यहाँ पे नेफ्रीडिया जैसा ही यहाँ पे आपको एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि इनकी सिमेट्री बायलैटरल होती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि इनके अंदर आपको तीनों लेयर्स देखने को मिलती हैं, चाहे फिर वो हम बात करें एक्टोडर्म की, चाहे हम बात करें एंडोडर्म की, या फिर चाहे हम बात करें फाइनल लेयर जिसका नाम है मीजोडर्म की। यहाँ पे जो मीजोडर्म होता है वो गट के ऊपर मैस्कुलर नहीं देखने को मिलता है, मतलब पूरा गट जो है वो आपको मैस्कुलर नहीं देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे आपको मसल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसीलिए यहाँ पे हम जनरली इसको स्यूडोसीलोमेट कहते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे जिनके ऊपर गट का फॉर्मेशन या फिर वेसल्स ना देखने को मिले
तो इसीलिए हम इनको स्यूडोसिलोमेट के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए जनरली स्यूडोसिलोमेट एनिमल के नाम से जाने जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करूँ तो वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। वेल डेवलप्ड मैस्कुलर फरिंग्स जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि बगल डायग्राम में आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। अगर आप इनके स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दीजिए तो इस स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ, मतलब जिधर की तरफ फरिंग सिचुएटेड होगा वहाँ की तरफ आपको मसल्स और इनकी बॉडी के ऊपर भी मसल्स देखने को मिलती है, जिनसे जब तुम इनको देखोगे तो ये जनरली ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब इनकी बॉडी में मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। और वो इसलिए क्योंकि इनके पास में मसल्स मौजूद होती है। साथ में अगर हम मसल्स और गट के बीच में देखें तो आपको एक कैविटी देखने को मिलती है, और गट के ऊपर हमको कोई भी मैस्कुलर लेयर देखने को नहीं मिलती है, मतलब उसके ऊपर हमको कोई भी मेसोडर्म की लेयर नहीं देखने को मिल रही है। इसीलिए दरअसल हम इनको स्यूडोसिलोम के नाम से जानते हैं। और वहीं पे अगर आप दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर से हमें ये बात श्योर हो जाता है, टेस्टिस होने के कारण हम ये बात श्योर कर लेते हैं कि एस्कैरिस जो होता है उसमें दो तरह के आते हैं, एक आता है मेल एस्कैरिस और एक आता है फीमेल एस्कैरिस। तो जाहिर तौर पे ये जनरली जो है वो डायोसियस होते हैं। क्या होते हैं? डायोसियस होते हैं, मतलब मेल जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो अलग होते हैं और फीमेल बॉडी ऑर्गन्स आपको अलग देखने को मिलते हैं। फीमेल जो होती है वो मेल के मुकाबले थोड़ी बड़ी होती है और उसके पास में अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है और मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है। मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि अभी तक हमने जितने एनिमल्स के बारे में आपको बताया वो ज़्यादातर एनिमल मोनोसियस थे, मतलब एक ही एनिमल के अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, मोनोसियस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, और अगर दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म, मतलब मेल अलग ऑर्गेनिज्म में है और फीमेल एक अलग ऑर्गेनिज्म में है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इनको जो है जनरली डायोसियस का नाम देते हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब यहाँ पे मौजूद होती है जिससे कि ये बॉडी वेस्टेज को रिमूव करते हैं। बॉडी कैविटी जो होती है वहाँ पे आपको एक्सक्रीटरी पोर जो है वो देखने को मिलते हैं, मतलब बॉडी कैविटी से ही एक्सक्रीटरी पोर बॉडी के बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं ताकि ये बॉडी के वेस्टेज को बाहर कर सके। सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, मतलब डायोसिस होते हैं, साथ में मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी पे देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन जाहिर तौर पे इनके अंदर आपको इंटरनल देखने को मिलता है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने कई चीज़ों को देखा जो अभी तक पढ़ाए गए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और फाइलम से अलग देखने को मिले। पहली चीज़, अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था उन सभी के अंदर हमको डेवलपमेंट जो देखने को मिलता था वो इनडायरेक्ट देखने को मिलता था, मतलब मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको लार्वल स्टेज देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पे हम जिस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं इनके अंदर हमको लार्वल स्टेज जो है वो देखने को नहीं मिलती है, मतलब इनके अंदर डायरेक्ट एस्कैरिस से एस्कैरिस ही बनता है, कोई भी लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि डायरेक्ट देखने को मिलता है। साथ में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि एंकाइलोस्टोमा या हुकवॉर्म जिनके अंदर हमको जो है लार्वल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मतलब इनडायरेक्ट भी देखने को मिलता है। तो डेवलपमेंट हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिलता है, जबकि इससे पहले वाले एनिमल के अंदर हमको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का ही फॉर्मेशन देखने को मिला था। तो इसके एग्जाम्पल में एस्कैरिस को आप ले सकते हैं, साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोजन है जो कि ह्यूमन बीइंग में डिजीज कॉज करता है, एस्कैरिस भी डिजीज कॉज करता है। तो ह्यूमन बीइंग में जो डिजीज कॉज करने वाला है वो है आपका उकेरिया बोनोक्रॉफ्टी, जो कि जनरली डिजीज कॉज करता है आपका फाइलेरिया डिजीज़ को कॉज करता है, जिसको लिए रिस्पॉन्सिबल मॉस्कीटो होता है, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बताया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको अभी इस समय बता दिया है आपसे एक फाइलम के बारे में जिसका नाम है फाइलम एस्कीहेल्मिन्थीज। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक सबसे बेहतरीन फाइलम के बारे में जिसके पास में काफ़ी नए कैरेक्टर आपके सामने आने वाले हैं, और इस फाइलम का नाम है फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा का नाम सुनते ही आपके मन में जो सबसे ज़्यादा खास एनिमल आता है वो है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एनेलिडा में भी काफ़ी खास है क्योंकि एनेलिडा के अंदर हमको जनरली जो है वो यूनिसेक्सुअल भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि डायोसियस देखने को मिलते हैं, बट अर्थवॉर्म एक मोनोसियस है, मतलब ये एक बाईसेक्सुअल होता है। साथ में अगर आप अर्थवॉर्म की बॉडी को देखिए या फिर अर्थवॉर्म को आप हटा दीजिए तो एनेलिडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसका नाम है नेरिस और हेटेरोनेरिस। तो जनरली अभी किताब में नेरिस का जिक्र किया जाता है क्योंकि एनेलिडा के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बॉडी पे जिसका नाम है पैरापोडिया, जो हमें नेरिस के अंदर देखने को ही जनरली मिलता है। लेकिन इसके बारे में पहले हम आपसे बात करें उसके पहले हम आपसे थोड़ी सी और बात एनेलिडा के बारे में करना चाहेंगे। एनेलिडा के अंदर बात करें तो ये जनरली एक्वाटिक होते हैं, ज़्यादातर ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। साथ में अगर हम अर्थवॉर्म को ले लें तो ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं।
जनरली ये ज़्यादातर एरिया में मतलब काफ़ी टाइम पे कुछ समय को या कुछ ऑर्गेनिज्म को जब हम देखते हैं तो वो हमको जो है जनरली कैसे देखने को मिलते हैं, वो जनरली हमको क्या बोलते हैं, पैरासाइट भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी अपना न्यूट्रिशन लेते हुए दिख सकते हैं। बॉडी की बात करें तो बॉडी काफ़ी हद तक काफ़ी डेवलप होती है। जनरली इनकी बॉडी में मस्कुलर या मस्कुलर बॉडी होती है, मतलब इनकी बॉडी में मसल्स देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इनकी बॉडी लोकोमोशन करती है थ्रू द हेल्प ऑफ मसल्स। साथ में इनकी बॉडी में हमको ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक ठाक लेवल पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, मतलब इनके अंदर आपको तीनों जो है वो लेयर्स देखने को मिलती है। साथ में जैसा कि मैंने कहा कि इनमें आई स्पॉट्स मौजूद होते हैं लेफ्ट एंड राइट, तो इसीलिए जब आप इनको 20 से डिवाइड करोगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए इनकी सिमेट्री हमें बाईलैटरल देखने को मिलती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप एकाइनोडर्मेटा को हटा दीजिए तो आपको जितने भी ऑर्गेनिज्म आगे देखने को मिलेंगे मैक्सिमम के अंदर आपको बाईलैटरल सिमेट्री ही शो होने वाली है। देयर बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क अप टू सिगमेंट्स। अगर मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ से सिगमेंटेशन की शुरुआत होती है। सिगमेंटेशन की शुरुआत मतलब बॉडी जो होते हैं उनमें आपको जगह जगह पे सिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि अगर आप अर्थवॉर्म को भी ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में सिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। मैंने सिगमेंट के बारे में पहले ही बताया था कि ये सिगमेंट जो बॉडी पे मौजूद होते हैं, ये हर एक सिगमेंट का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। मतलब कि अगर जैसे मैंने कहा कि किसी की बॉडी पे 1 से लेकर के 100 सिगमेंट्स हैं या 50 सिगमेंट हैं, तो 1 से लेकर के 20 सेगमेंट का कुछ अलग फंक्शन होगा। जैसे कि मान लो एग्जांपल तो शुरुआत से 1 लेकर 20 तक क्या फरिंग्स का काम कर रहा है, फिर कोई इंटेस्टाइन का काम कर रहा है, कोई हार्ट का काम कर रहा है। तो अलग अलग टाइप के जो सेगमेंट्स होते हैं उनका अपना अपना अलग अलग जो है वो रोल्स देखने को मिलता है, और इसीलिए इनके सेगमेंट्स को हम लोग जनरली मेटामेर्स के भी नाम से जानते हैं। मैंने फाइलम एनेलिडा का मतलब अगर मैं ग्रीक लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका मतलब होता है एन्यूल्स। क्या मतलब होता है एन्यूल्स? क्योंकि अगर आप इनकी बॉडी को देखिए तो ऐसा लगता है जैसे ढेर सारी रिंग्स को किसी ने बंडल ऑफ रिंग्स को रख दिया। जैसे आप छोटी छोटी रिंग्स को अगर ढेर सारे बंडल में रख दीजिए तो अलग अलग सेगमेंट्स देखने को मिलता है, उसी तरीके से इनकी बॉडी भी हमें देखने को मिलती है। इसीलिए हम इनको एनेलिडा का नाम देते हैं, जो कि एन्यूलस वर्ड से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं इनके बॉडी के सीलोम की, तो जैसा कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा कि इनकी बॉडी के बीच में आपको गट देखने को मिल रही है। गट के साथ में अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक लेयर भी देखने को मिल रही है, और उसके बाद में यहाँ पे बॉडी कैविटीज़ भी देखने को मिल रही है, और अलग अलग ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं, जैसे नर्व कॉर्ड भी मतलब एक प्रिमिटिव टाइप का, ये तो बहरहाल डायग्राम आपको जो दिखाया गया है, तो नर्व कॉर्ड भी देखने को मिल रही है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से आपको एक अच्छा खासा डेवलपमेंट शुरू होता दिख रहा है। साथ में जो बगल बगल 2 स्ट्रक्चर निकले हैं ना गुरु, उसी को हम लोग पैरापोडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को जनरली हम लोग पैरापोडिया कहते हैं, और इसी पैरापोडिया के थ्रू जो नेरिस होता है वो जनरली स्विमिंग वगैरह करने में मदद मिलती है। तो पैरापोडिया होना ये एनेलिडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि लोकोमोशन में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो पैरापोडिया मौजूद होता है। पैरापोडियम में भी 2 आप लोग जनरली देखते हो, एक न्यूरोपोडियम देखते हो और एक आप लोग नोटोपोडियम देखते हो, जिसके बारे में हमें बहुत डिटेल में बात नहीं करनी है। डिटेल में बात करनी है तो जी जाहिर तौर पे आप चीज़ों को कर सकते हो। इनकी बॉडी में आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं, और मैं अगर किसकी बात करता हूँ, अगर मैं आपसे बात करूँ उसकी बात करता हूँ, क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म की बात करता हूँ, तो उसके अंदर आपको एक प्रॉपर ब्लड वेसल्स जो है वो देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे भी हमको सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। ये जनरली ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, ये सीलोमेट एनिमल के अंदर आते हैं। तो जाहिर तौर पे अगर इनकी पूरी बॉडी मस्कुलर है और जाहिर तौर पे इनके गट के ऊपर भी मसल्स का फॉर्मेशन है और साथ में जो है वहाँ पे कैविटी भी मौजूद है, तो ऐसी चीज़ को जनरली हम लोग बोलते हैं कि ये जनरली कैसे होते हैं, ये जनरली सीलोमेट एनिमल है। वहीं पे अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडल सर्कुलर मसल्स, यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने कहा कि लंबे में पूरी सर्कुलर मसल्स मौजूद होती हैं, जिसके कारण ये लोकोमोशन में इनको मदद मिलती है। जैसे एनेलिडा की अगर मैं बात करता हूँ तो अर्थवॉर्म में कोई पैरापोडिया देखने को नहीं मिलती है, मतलब कोई भी ऐसे चीज़ें या स्विम करने के लिए कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते हैं। तो वो चूँकि वो कहाँ पे रहते हैं, वो जनरली रहते हैं लैंड्स पे, तो उसके लिए पैरापोडिया की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अपनी बॉडी को घिसटते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चलते हुए, बगल में डायग्राम में आपको मूवमेंट दिख रहा होगा। तो ये मूवमेंट जो होता है, पहले पूरी बॉडी को सिकोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद स्प्रेड कर रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। इस तरह के मूवमेंट के लिए मसल्स का होना बेहद ज़रूरी है। तो इनकी बॉडी मस्कुलर होती है, जिसके कारण ये पूरी तरह से सिलोमेट एनिमल के अंदर आते हैं। एक्वाटिक एनलीड लाइट नेरिस पॉजेस, जो वाटर में रहने वाले नेरिस हैं, उनके अंदर हमें पैरापोडिया देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से जैसा कि मैंने कहा कि ये स्विम किया करते हैं और ये चप्पू की तरह काम
में आते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारे वेसल्स होते हैं वो पूरी तरह से पैक्ड होते हैं, वो कहीं पे भी ओपन नहीं होते। मतलब टिश्यू के अंदर भी अगर कोई वेसल जाता है तो वो केवल और केवल वेसल के अंदर ही ब्लड रहता है। बाकी जो टिश्यूज होती है वो वेसल से न्यूट्रिशन लेती हैं, ना कि ब्लड वेसल कहीं जाके खुले। तो ब्लड वेसल पूरी तरह से पैक्ड होता है, इसीलिए हम इनको जो है जनरली कहते हैं कि ये आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। अब आ जाते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसका नाम है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया एक बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये है आपका किडनी का ही एक प्रिमिटिव रूप। जिस तरह से किडनी हमारे बॉडी के वेस्टेज को या लिक्विड वेस्टेज को या फ्लूइड वेस्टेज को कलेक्ट करता है ब्लड से और उसके बाद उसको बॉडी के बाहर फेंक देता है ले जाकर के थ्रू द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा, उसी तरीके से यहाँ पे नेफ्रीडियम मौजूद होती है। नेफ्रीडिया मौजूद होती है मतलब हर एक सेगमेंट जो डायग्राम में आप देख रहे हो ये 2 सेगमेंट्स हैं, देखिए उसके पीछे भी एक सेगमेंट लगा हुआ है, तो 2 सेगमेंट्स के अंदर आपको 2 नेफ्रीडिया देखने को मिलता है। इसी तरह इनके हर एक सेगमेंट में नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं, जिनका काम होता है जो सीधे ब्लड से ही देखिए कनेक्ट हैं, जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। ब्लड में मौजूद जो भी आपके नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह हैं उनको जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वगैरह हैं उनको जो है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो इसके लिए जो मौजूद होता है वो नेफ्रीडिया होता है। साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं, अगर ब्लड वगैरह के अंदर वाटर का बैलेंस कम ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी ये ऑस्मो रेगुलेशन किया करते हैं बॉडी टेम्परेचर वगैरह के लिए भी। साथ में इसके अंदर आपको न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है। न्यूरल सिस्टम उतने डेवलप नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको पेयर गैंग्लिया देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग जनरली गैंग्लियन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी सेंसिटिविटी जो है वो देखने को मिलती है। कनेक्टेड बाई लेटरल नर्व, लेटरल नर्व का मतलब ये है कि लंबी लंबी यहाँ पे नर्व सेल्स जो हैं वो जनरली गई हुई रहती हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेरिस की बात करते हैं तो नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म, अगर मैं नेरिस की बात करूँ तो वो डायोसियस होता है। जनरली ये आपका मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, ज़्यादातर इसमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। बट अर्थवर्म और लीच की अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली आपको बाईसेक्सुअल देखने को मिलते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर, जैसा कि मैंने कहा कि डेवलपमेंट के साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम होता गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ता गया। तो अर्थवर्म में चूँकि एक प्रॉपर तरीके का ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल था, प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, तो जाहिर तौर पर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल जो होगा वो भी यहाँ पे हमको कैसा देखने को मिल रहा है, सेक्सुअल देखने को मिल रहा है, ना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये एक एडवांस इन्वर्टिब्रेट्स में आ सकते हैं, हम इनको पूरे इस कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। साथ में अगर हम बात करते हैं तो इनके एक्सक्रीटरी वेट्स की अगर हम बात करें तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो जनरली जब नेफ्रीडिया के थ्रू ये जाते हैं तो वाटर और न्यूट्रिएंट वगैरह अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं नेफ्रीडिया के थ्रू। और जो आपका यूरिक एसिड होता है, अमोनिया, यूरिया, अलग अलग एनिमल अलग अलग जो लैंड्स पे रहते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, जो वाटर में रहते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। तो इस हिसाब से ये जो है जनरली अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करके बाकी चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं। नीचे का जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं, नर्व सिस्टम यहाँ मौजूद है। ऊपर की तरफ अगर आप देखिए जो हेड वाला रीजन है जिसको हम लोग सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं, वहाँ पे 2 गैंग्लिया आपको देखने को मिल रही है। और नीचे मतलब वेंट्रल साइड की तरफ लैटरल डायरेक्शन में आपको जनरली जाती हुई दिख रही नर्व कॉर्ड चेस्ट की आपको देखने को मिल रहा है। होपफुली आपको ये डायग्राम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया एनालिडा और साथ में आपसे बात किया एस्केलमेंथीज के बारे में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क कर लीजिएगा। ऐसे ही नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो नोट्स को आप ले सकते हैं मेरे बुक वेदांत हैंडबुक बायोलॉजी से, जो कि बिल्कुल अमेज़ोन के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। साथ में अगर आप इस बुक को एक अफोर्डेबल कीमत पे लेना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर 9794572500 पे कांटेक्ट करके ये बुक मेरे से ऑर्डर भी करवा सकते हैं, वहाँ से भी ये बुक आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो क्लास 11th के लिए वो एक बेस्ट बुक है, जहाँ पे काफ़ी सेलिंग्स, काफ़ी टीचर चॉइस बुक है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हर बार मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है अभी इस बुक को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो क्लास 11th होता है हमारा, हम उसको पूरी अच्छी तरह से एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमारा मन में एक टारगेट, एक विज़न होता है कि हम जो है वो नीट के कंपटीशन के लिए अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जब हम 12th क्लास में जाते हैं तो 12th क्लास में जाने के बाद हम 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि पूरा 12th में ही अपना पूरा फोकस कर देते हैं। रिजल्टेंट हमारे 11th की जो पढ़ाई होती है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक पीछे हो जाती है और स्पेशल मैकेनिज़म्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद होने चाहिए वो याद नहीं होते और फिर हम कोचिंग करते हैं, अपने लाखों रुपए को उसके अंदर बर्बाद करते हैं
और फिर हम क्या पढ़ते हैं, पूरे साल हम 11th को ही दोबारा वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक नोट्स लीजिए विधान हैंडबुक बायोलॉजी, और उसको लेने के बाद आप जो है अपनी प्रिपरेशन में वन लाइनर को इंक्लूड करिए। जब आप वन लाइनर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपको कई सालों साल याद रहता है। तो अगर आप ऐसे आजमाते हैं तो जब आप किसी कोचिंग में बैठेंगे तो आप रिवीजन करने के लिए ना बैठ करके आप टारगेट करेंगे नीट को। तो होपफुली मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी। तो समझ में आई है तो अमेज़ोन से ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं, विधान हैंडबुक बायोलॉजी। साथ में जो है आप मेरे से भी ये बुक परचेस कर सकते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर को मेंशन कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक जो है ये वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।